वैसे 4 से 5 घंटे मिनिमम तो डेली था ही, जिसके अंदर क्योंकि डीआई मेरा वीक पॉइंट था तो मैंने उसको फोकस किया था कि बाय चांस अगर डीआई इजी आ जाए तो मैं इसे छोड़ूं ना। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं हूं करण अरोड़ा और आप मेरे साथ बैठी हैं मोनिका यादव जी, जिनका अभी रिसेंटली अगस्त 2024 के अंदर जो आपका जून री एग्जामिनेशन हुआ था उसके अंदर इनका नेट क्वालिफाई हुआ है। और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मोनिका जी, आपको भी, आपकी फैमिली को भी। थैंक यू सर। अच्छा, सबसे पहले घर का माहौल कैसा, पहले तो वो बताओ। सर अब काफी अच्छा है। अब अच्छा मतलब सर अब पेरेंट्स को ये लग रहा है कि आपने नेट कर लिया है तो कुछ ज्यादा ही चीजें अचीव हो गई हैं पहले से। अच्छा मोनिका जी, मैं सभी को बता दूं कि जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूं तो हाँ जी। मोनिका जी भी कोर्ट्स के अंदर प्रैक्टिस करती हैं। Yes, sir। कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो? सर 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। हाँ जी। और 1 साल के अंदर ही आपने नेट भी क्वालिफाई कर लिया। हाँ जी सर। अच्छा, प्रैक्टिस के साथ साथ कैसे मैनेज किया था? सर आपकी क्लासेस से स्टार्ट हुआ था। एक छोटा सा हाँ जी सर। डेली रूटीन बताओ एक बारी जी कि सर। क्या था, उससे बच्चों को बहुत आइडिया होगा। तो सर सुबह क्योंकि 10 बजे कोर्ट स्टार्ट होता है तो 12-1 बजे के अराउंड तक हमारी प्रोसीडिंग्स वगैरह मैटर्स वगैरह चलते हैं। उसके बाद सर ये सब करने के बाद फिर अराउंड 2 बजे मैं घर आ जाती थी और उसके बाद फिर 1-2 क्लासेस जो पहले से हो चुकी हैं उनको रिपीट पे देख के, और आपकी क्लास जैसे 5-6 बजे होती थी तो उसको लाइव देखती थी और उसके बाद फिर नोट्स वगैरह बना के और फिर वो पढ़ती थी थोड़ा बहुत। रिवीजन का टाइम कितना डेडिकेट किया था? सर रिविजन वुड डिपेंड अपॉन कि एग्ज़ाम कितना नज़दीक है। अगर ज़्यादा नज़दीक एग्ज़ाम है तो डेली का 4 से 5 घंटे तो होते ही थे, और उसके साथ एक ये होता था कि हमेशा एक पीवाईक्यू तो करना ही करना है, और उसको करने के बाद क्या मिस्टेक्स हैं उसके अंदर, इतने मार्क्स उनके अंदर क्यों आए हैं और जो क्वेश्चंस गलत हैं वो क्यों हैं, उसका एनालाइज करना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर मोस्ट ऑफ द डेज आप 2 बजे तक फ्री हो सकते हो। Yes, और मोस्ट ऑफ द डेज मतलब मैं 60-70% डेज की बात कर रहा हूँ। yes, sir। और अगर बाकी 30-40% डेज की मैं बात करूँ तो वहाँ पर आप 4 मैक्सिमम 5 बजे तक हाँ आप जी, फ्री हो हाँ सकते जी, हैं। हाँ जी। उसके बाद का जो टाइम है, वैसे तो कोर्ट के साथ साथ भी मैं बोलूँ तो कोई देख सकता है वीडियोस, लेकिन उसके बाद का जो टाइम है आप उसमें डेडिकेट अपना कर सकते हो Yes, sir। पेपर नंबर 2 पेपर नंबर 1 को। Yes, sir। अब इस रूटीन के साथ देखिए, काफ़ी बच्चों ने बोला कि हम सुबह पेपर नंबर 1 करते थे, Yes, sir। शाम को हम पेपर नंबर 2 करते थे। इस रूटीन के साथ पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 कैसे मैनेज किया था? सो एज सच मैंने दोनों का तो कोई रूटीन बनाया नहीं था। मेरा गोल ये सेट था कि मुझे अगर 10 टॉपिक पेपर 1 में हैं और 10 टॉपिक पेपर 2 में हैं तो ये 20 टॉपिक्स में 20, 30 या 40 डेज़ में कैसे करूँ, तो मैंने ये गोल बनाया हुआ था। वैसे 4 से 5 घंटे मिनिमम तो डेली था ही, जिसके अंदर क्योंकि डीआई मेरा वीक पॉइंट था तो मैंने उसको फोकस किया था कि बाय चांस अगर डीआई ईजी आ जाए तो मैं इसे छोड़ूँ ना। तो मैंने डीआई का एक क्वेश्चन जो था वो डेली का रखा हुआ था पीवाईक्यू के साथ में। तो और जो लॉ वगैरह के थे वो आपने नोट्स जो प्रोवाइड किए थे उसको एक बार रिवाइज करना, उसको देखना। कोई डेडलाइंस फिक्स करी थी, इतना टाइम लिमिट, इतने में मेरा टॉपिक हो जाना चाहिए? सर जब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया था तो क्योंकि नोट्स वगैरह पढ़े हुए थे, क्लासेस रेगुलरली चल रही थी तो ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। तो एक दिन में एक टॉपिक मेरा गोल था कि मैं कवर कर लूँ, 20 डेज़ में हो जाए और उसके बाद दोबारा रिविजन कर लूँ। क्लास में एक बात बोली थी मैंने हाँ जी सर। कि जब तक वो डेली का गोल कंप्लीट नहीं होता हाँ जी सर। तब तक सोना नहीं है। जी सर। तो वो फॉलो किया था क्या? जी सर, बिल्कुल। क्योंकि एक स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ती है अपना एग्ज़ाम क्लियर, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। जो आप सब बच्चे हैं, सभी क्वालिफाइड हैं, सभी समझदार हैं। आप अपने हिसाब से भी अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि मेरे लिए ये स्ट्रैटेजी काम करती है, ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। और आप अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे ये गोल बनाना है अपना और ये गोल मुझे अचीव करना है। और वो जब गोल अचीव हो जाता है, जो सैटिस्फैक्शन वो होती है, डेफिनेटली। वो फीलिंग ज़्यादा अच्छी है या नेट वाली ज़्यादा अच्छी है? सर रेट वाली। वो एक तरीके से जो नेट वाला जो आपका फीलिंग है, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव फीलिंग। यस, एब्सोल्युटली। सारे जो सैटिस्फैक्शन धीरे-धीरे आपको मिली है, उसका एक कंबाइंड कॉम्प्रिहेंसिव फीलिंग जो होता है, वो आपको शायद नेट एग्ज़ामिनेशन क्लियर करके ही आता है। अच्छा, क्लास के अलावा हमने यूट्यूब सेशंस भी बहुत लिए यस थे, सर। मैराथन्स भी काफ़ी लिए यस सर। थे, और कुछ मैराथन्स ऐसे थे कि
शायद मैं बहुत तेज बोलता था और मैं थक जाता था, यस सर, तो क्या वो हेल्पफुल रहे? डेफिनेटली सर। आई थिंक क्योंकि जो नेट हमारा कैंसिल हो गया था, करेक्ट। उसके बाद जो मेरा, अगर मैं बोलूँ कि जिस हद तक मेरा नेट क्लियर हो पाया है, वो आपकी जो रीनेट वाली क्लासेस हैं वो देख के हुआ है, क्योंकि वो जो मेथडोलॉजी वाली सीरीज थी और क्रोनोलॉजी वगैरह थी, जो ऑथर्स थे, जूरिस्प्रूडेंस का जो रिविजन हुआ है, उन सब ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि आई थिंक वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट पार्ट था जो आया था। करेक्ट। नहीं, जो आपका जून एग्जामिनेशन हुआ था, यस सर, उसकी जो तैयारी हुई थी और जो रीनेट की जो तैयारी है, यस सर, तो मैंने कोशिश करी थी कि मैं एक लेवल अप करूँ उसके यस सर, अंदर। डेफिनेटली, और मुझे लगता है कि जिन भी बच्चों ने पढ़ाई करी उन बच्चों को दिखा भी होगा यस, कि क्रोनोलॉजी सीरीज आपका अलग से शुरू कर दिया मास्टर क्लास के ऊपर, या आपके जो यूट्यूब पे जो सेशंस हो रहे हैं उनका क्वालिटी थोड़ा सा अप था उससे, यस सर। और शायद देखा भी होगा, और मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों को हेल्प मिली होगी। क्लासेस में कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट था? सर आईपीसी, आईपी। jurisprudence was also okay as long as आप हाँ, एग्जाम नहीं दे रहे हो. करेक्ट करेक्ट। jurisprudence is fine if you're reading it. नहीं, आईपीसी ऐसा सब्जेक्ट है सभी को इंटरेस्ट हाँ आता जी है। सर, और फैमिली लॉ, so because I've done my specialization in family, करेक्ट। so definitely family. आईपीसी हो गया, फैमिली लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, Yes sir, कमर्शियल लॉज हो गए, yes sir, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हम पढ़ते हैं, yes वैसे भी हम पढ़ते हैं। yes लेकिन जहाँ बच्चों को दिक्कत आता है, कुछ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में थोड़ा दिक्कत आता है, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ के अंदर दिक्कत आता है, yes. एनवायरनमेंट लॉ के अंदर दिक्कत आता है। कोई बुक्स वगैरह रेफर की थी? नहीं सर, आपके नोट्स ही थे, बुक्स वगैरह तो नहीं थी। जो टेक्स्ट बुक ऐप की PYQs जो करेक्ट अवेलेबल हैं, करेक्ट वो करेक्ट। देखे थे, और उनको ही एनालाइज करके, क्योंकि उनके नीचे नोट्स लिखे आते हैं कि आपने यस, करेक्ट आंसर क्या है, और उसका थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन भी बताया उसका होता है। आता है। हाँ जी सर, तो उसको रीड किया था, उसको माइंड में रखा था कि नेक्स्ट टाइम अगर ये सेम क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे करेक्ट करूँ, वो था। अच्छा, ऑब्जेक्टिव पेपर आपका होता है इसके अंदर, हाँ जी सर, सब्जेक्टिव तो होता नहीं। तो मेमोरी गेम बहुत अच्छी होनी चाहिए, यस। मेमोराइज़ करने की पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसको कैसे कॉन्कर किया? सर मैं, क्योंकि हम लोग लॉ में इतना सब पढ़ते हैं, सब कुछ करेक्ट, तो याद रहता नहीं, सारे सेक्शंस वगैरह याद नहीं रहते, केस लॉज कितने सारे हैं। करेक्ट। तो मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उनको मैंने मिनिमम टू मिनिमम 3 बार रिवाइज किया था, ताकि दिमाग में जो रीसेंट केस लॉज हैं, जो लैंडमार्क केस लॉज हैं, जो सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, वो याद रह जाएं। तो कम से कम 3 बार तो रिवीजन मेरा था ही एग्जाम से पहले। करेक्ट। मुझे लगता है कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस का मेरा एक लेक्चर था 2 हाँ घंटे जी, वाला मैराथन हाँ जो जी था, सर, उसके अंदर मैंने शायद इतनी चीज़ें बता दी थी यस, कि अगर कोई सीरियसली स्टडी कर रहा है, तो 2 घंटे के अंदर सैचुरेट वो हो जाएगा डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, कि बहुत ज़्यादा नॉलेज उस टाइम आ चुकी है, उसको मेमोराइज़ कैसे करें। यस सर, और शायद लास्ट के टाइम के अंदर मुझे लगता है कि जब पेपर से 1-2 दिन पहले का समय होता है, यस, वो वीडियोज़ आपके लिए बहुत बूस्ट इम्पोर्टेंट का होती काम करती है, है, यस, अगर आपने पहले से ही रिवीजन कर रखी है तो। यस। डेली रिवीजन का स्ट्रैटेजी क्या था? सर डेली, क्योंकि कोर्ट भी जाना होता था करेक्ट। पहले, तो वो साथ में चलता था। अब हुँ, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया था, तो आई यूज़ टू गेट अप एट से 6 और 7, और उसके बाद फिर 1 घंटा आप लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके और बैठ हुँ, जाती थी। और मिनिमम 3 घंटे एक सेशन के लगते थे, जिसमें आप या तो पेपर 1 का टॉपिक ले लो या पेपर 2 का ले लो। आप उसको, जो एक जो A4 साइज शीट होती है, उसका जो पेपर होता है सर, एक टॉपिक वो उस पूरे पेज में मैं लिख लेती थी, हुँ, एकदम छोटी-छोटी हैंडराइटिंग में, और बाद में, ताकि मैं उसको बाद में पढ़ सकूँ, मैं उसको फिर हाइलाइट कर देती थी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो ये मैं करती थी। फिर उसके बाद ब्रेक वगैरह लेके मेरा ये होता था कि सोने से पहले रात को मैं 1 से 2 PYQ तो कर ही लूँ एटलीस्ट। हुँ। तो मेरा मेन फोकस वो था। और उसके साथ-साथ, जैसा आई हैव सेड इट अर्लियर, आई हैव डन DI एज़ वेल, और मैथ्स मेरा वीक पॉइंट था। तो मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो अगर ईज़ी क्वेश्चन भी आ जाता है, तो मैं इसे छोड़ के ना आऊँ। तो मुझे जितना मेरे से हो सका बेसिक, मैंने प्रीति मैम की क्लासेस देखी थी, और बेसिक्स मैंने कवर कर लिए थे फिर। पेपर नंबर 1 के अंदर कितने क्वेश्चंस ठीक होंगे लगभग? कितने क्वेश्चंस ठीक ठीक होंगे? होंगे सर? अराउंड, यू कैन से 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस। 25-30 अभी हमने क्वेश्चंस। और भी बच्चों से बात करी है। हाँ जी सर। एक आकिब अली साहब हैं, उनका 99.98 परसेंटाइल है एंड ही हैज स्कोर्ड 234। पेपर नंबर 1 के अंदर जो उनके क्वेश्चंस ठीक थे, वो 35 थे सिर्फ। ओके। तो 35 एक बेंचमार्क है हाँ जी सर। कि आपको इतने क्वेश्चंस तो कम से कम अगर आप क्लियर करते हो, तो आप नेट भी क्वालिफाई कर सकते हो, आप JRF भी या क्वालिफाई कर सकते हो। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो एक बेंचमार्क पेपर नंबर 1 को नहीं भूलना चाहिए। यस सर। हाँ, 10 क्वेश्चन में मान के चल सकता हूँ, किसी के भी गलत हो सकते हैं, लेकिन पेपर नंबर 1 की तैयारी अगर आप अच्छे से करते हो,
तो पेपर नंबर 2 और नेट क्वालिफाई करना, जेआरएफ क्वालिफाई करना कंपैरेटिवली इजी हो इजी हो जाता है। जाता है ये सब, बिकॉज इफ वी सी ना पेपर नंबर 1 जो है वो लिमिटेड है, आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता। अगर आपने उसे ठीक से कर लिया तो आपके 25 to 30 मार्क्स ना कहीं नहीं जा रहे। हालांकि अब आप पेपर नंबर 2 देखिए तो वो इतना वास्ट सब्जेक्ट है, कहीं से भी पूछ सकते हैं। करेक्ट। तो उसके कंपैरिजन में आपको पेपर नंबर 1 आई फील कि पेपर नंबर 2 में कोई आइडिया नहीं लगा सकता कि कौन सा क्वेश्चन exactly. पूछा जाएगा, कौन सा नहीं पूछा Yes. जाएगा। कंपैरेटिवली पेपर नंबर 1 के अंदर आप एक जनरल आइडिया लगा सकते हैं, यही आएगा। यस। उसके अलावा पेपर नंबर 1 के अंदर अगर हम बात करें तो सब्जेक्टिव ज़्यादा पढ़ा था, क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस किए थे। सर क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस किए थे। क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस किए थे कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है आपकी तैयारी के लिए। सर इट वुड आल्सो डिपेंड अपॉन कि आप पेपर नंबर 1 का क्या टॉपिक कर रहे हो। जैसे अगर आप रीजनिंग कर रहे हो, बाकी चीज़ें कर रहे हो, फिलोसफी वगैरह कर रहे हो, तो उसके क्वेश्चन ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आप एनवायरनमेंट वगैरह कर रहे हो तो आई बिलीव उसकी थ्योरी आपको पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको टर्म्स आती हैं तो आपके क्वेश्चंस कैसे भी फॉर्म हो आप आंसर कर सकते हो। करेक्ट। पेपर नंबर 1 में मेमोराइज कैसे, क्योंकि हमारा जो लॉ है उससे बहुत अलग है। यस सर, तो उसको कैसे डील किया? सर लाइक आई सेड कि मैंने प्रीति मैम और तुलिका मैम की क्लासेस ली हैं। तुलिका मैम के जो नोट्स थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे हैं, और उनके बाद बिकॉज ऑफ सीन दिस पैटर्न की ना एक दो चीज़ों से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी इफ वी सी, एनवायरनमेंट इफ वी सी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो मैंने ये सोचा था कि मैं इनको थ्योरी कवर करके इनके जितने PYQs हो सके, जितने इनके क्वेश्चंस हो सके मैं सॉल्व कर दूँ, ताकि मुझे एंगल पता चल जाए और मैं हर एंगल से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ। काफ़ी बच्चों ने KVS मदान की बुक के बारे में भी बोला कि वहाँ से भी प्रैक्टिस उन्होंने किया था। और पेपर नंबर 2 के लिए कोई बुक यूज़ किया था नहीं प्रैक्टिस सर, के लिए? आई बिलीव कि टेक्स्ट बुक की जो नोट्स थे और जो PYQs थे जो ऐप पे अवेलेबल हैं, दे वर वेरी सफिशिएंट। बिल्कुल, बिल्कुल। और लगता है मुझे कि अगर आपके पास टाइम कम है और आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, तो मुझे मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक का जो कंटेंट आपको दिया जाता है वो सफिशिएंट यस कंटेंट सर, है। डेफिनेटली। अगर आप स्मार्ट हो तो आप क्लियर कर सकते हो। यस सर, और कांग्रेचुलेशंस टू यू थैंक यू सो मच। आपका एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर।